जय हिंद दोस्तों तालिबान का एक दोस्त हक्कानी नेटवर्क कौन? हक्कानी नेटवर्क वो जिसका आज के दिन तालिबान के ऊपर सिक्का चलता है, काबुल के ऊपर एक दबदबा है। और असलियत में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे को कुछ और ही अप्रोच नज़र आ रही है और कुछ और ही उसके पीछे छुपी हुई जो भारत की सफलताएं हैं वो और भारत की चिंताएं नज़र आ रही हैं। इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे दोहा के अंदर जो स्टेनिक्सई हैं, जो आज के दिन दोहा के अंदर जो पॉलिटिकल मतलब विंग है तालिबान की, उसके नंबर 2 के ऊपर काउंट होते हैं और दोहा के अंदर बैठे हुए हैं, वो सबसे के राजदूत से मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे अनस हक्कानी, जो कि सैयदुल्लाह हक्कानी के सबसे छोटे बेटे हैं, वो आज के दिन हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी अच्छे बयान दे रहे हैं, भारत से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को वो दिन भी याद आते हैं जब अप्रैल मई के अंदर, खासकर मार्च अप्रैल के अंदर, जब तालिबान के ऊपर डिस्कशन होती है और वहाँ पर इनवाइट नहीं किया जाता इंडिया को, और रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इन सबको बुलाकर रशिया के अंदर मॉस्को में मीटिंग होती है और दोहा के अंदर भी मीटिंग होती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि इंडिया को इसलिए इनवाइट नहीं किया कि इंडिया का तालिबान के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन एकदम से हमें दिखाई देने लगता है कि सरकार बनने से, अमेरिका के जाते ही, सरकार बनते ही या सरकार बनने से पहले तालिबान भारत सरकार से किसी ना किसी तरीके का गठजोड़ शुरू कर चुका है। गठजोड़ नहीं तो कम से कम बातचीत शुरू कर चुका है। ऐसे में भारत के बारे में सवाल ज़रूर उठता है कि ऐसा क्या कारण है कि तालिबान को भारत की दोस्ती चाहिए, भारत के पास ऐसा कौन सा तुर्क का इक्का है, वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, आप या आपका छोटा भाई बहन या बच्चे कोई भी यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचना चाहते हैं या सोच रहे हैं या आगे आने वाले भविष्य के बारे में उनका कोई प्लान है, तो दोस्तों उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। भले ही आज से आप कितने भी साल बाद ये तैयारी करें, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स मजबूत हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे आईएएस है चाहे पीसीएस है, उस यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बेसिक्स अगर मजबूत है, नींव मजबूत अगर है, तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां सिचुएशन ये है कि इनमें से किसी भी क्लास में बच्चा है तो हमारा यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स की क्लासेस देते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या स्कूल के अंदर हैं, तो आप किसी भी लेवल पर हैं, ये बेसिक्स का प्रोग्राम है। बेसिक्स मीन्स बेसिक्स, ABCD आपको लेवल की सिखाई जाएगी। एनसीईआरटी को बहुत बेसिक लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से यूपीएससी के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और अगर आप स्कूल में हैं तो ये आपको स्कूल के अंदर भी मार्क्स लाने में थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो बच्चे को जल्दी चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं और कई बार आंसर खुद भी बनाकर लिख आता है। और अगर बच्चा खुद आंसर बना के लिखने की टैलेंट डेवलप करने में कामयाब हो गया, तो मैं दोस्तों वाकई कहता हूं कि ये टैलेंट यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग या हमारे बच्चे जो है, मतलब हम भी और हमारे बच्चे भी गाइडें, कुंजियां या कॉपियां रट के लिख के आते हैं और पास होने की कोशिश करते हैं। इससे एग्जाम में तो भले ही हम पास हो जाएं, अच्छे नंबर ले आएं, लेकिन यूपीएससी लात मार के बाहर निकाल देती है कि तेरे जैसा बंदा रटने वाला हमारे यहाँ किसी काम का नहीं है। आंसर राइटिंग जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर डेवलप होती है और आंसर राइटिंग की स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। अभी हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमें आपका या आपके बच्चे का 1 घंटा दिन का चाहिए, उसी की क्लास वो बच्चा अटेंड कर सकता है। फीस भी हमने कोई हज़ारों लाखों में नहीं रखी है, 500 रुपये पर मंथ की फीस है, जो अपने आप में बहुत कम है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो इंडियन पॉलिटी का बैच शुरू हो चुका है। इसमें पॉलिटी के कंसेप्टर बैच को चलाया जाएगा। इंडियन पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत आपको पढ़ाई जाएगी। 500 रुपीज़ पर मंथ इसकी फीस है। इसके लिए भी आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान ऐसा क्या कर रहे हैं
क्यों ऐसा कारण है कि वो भारत के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं और भारत को कहां पर इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहां पर इनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। उसके पीछे का कारण समझिए यहां मामला क्या है। असलियत में दोस्तों अगर आप यहां पर देखें तो तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार स्थापित हो चुकी है। अब तालिबान की जो सरकार है वो स्थापित तो हो गई है, यहाँ तालिबान जो है वो आ गया है, गवर्नमेंट बन चुका है, लेकिन माने या ना माने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी भी तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में थोड़े दिन पहले तक देखा जाता रहा था। अभी कुछ दिन पहले, और मज़े की बात यह है वहाँ इंडिया उस काउंसिल को, उस मीटिंग को उस टाइम पर हेड कर रहा था जहां पर तालिबान के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था और ये डिक्लेयर किया गया कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं डाला गया। तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं डाला गया। अब जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तालिबान को नहीं डाला गया तो ये पहला सिग्नल था इंडिया का, क्योंकि इंडिया उस मीटिंग को चेयर कर रहा था, हेड कर रहा था, अध्यक्षता कर रहा था, जिसमें ये डिसीजन लिया जाना था। और यहाँ ये इंडिया का तुर्प का पत्ता पहला था जिसने तालिबान के ऊपर इंडिया की एक पॉजिटिव छाप छोड़ी। लेकिन क्या इतना ही है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इंडिया की वो जो प्रेसिडेंसी थी वो 1 महीने के लिए थी और 31 अगस्त को ख़त्म हो गई और 1 सितंबर को वहाँ पर कोई दूसरा देश, मेरे ख्याल से आयरलैंड जो है, उसको उसकी अध्यक्षता मिली है। हालांकि आयरलैंड भी इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका का उस पर इन्फ्लुएंस है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसका नतीजा ये कि वो भी वही कमोबेश वही काम करेगा जो इंडिया कर रहा है, लेकिन क्योंकि इंडिया ने खुद किया तो इंडिया का इन्फ्लुएंस तालिबान के ऊपर अच्छा रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? तो आंसर है नहीं। असलियत में तालिबान को यहां पर यह देखना होगा, असलियत में तालिबान को यहां पर यह देखना होगा कि इंडिया जो है, तालिबान के ऊपर प्रेशर क्या है कि असलियत में तालिबान को चाहिए रिकॉग्निशन यानी मान्यता। उसके पीछे का कारण ये है कि तालिबान के पास एक तो फूड यानी अनाज जो है वो ख़त्म हो चुका है। फूड यानी अनाज जो है तालिबान के पास ख़त्म हो चुका है। फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हैं, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी बंद हो चुकी है। एड जो पाकिस्तान को मिल रही थी वो आनी बंद हो चुकी है। हालात ख़राब हैं और अगर तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिलती या रिकॉग्निशन मिलने में देरी होती है तो उससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और लोगों के अभी जो तालिबान पर भरोसा है वो तालिबान से भरोसा उठने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब एक बार अगर तालिबान से भरोसा उठने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटी तालिबान ग्रुप्स में शामिल होना शुरू हो जाएंगे और यहीं से तालिबान के विरोध में आवाज़ें उठने लगेंगी और तालिबान की समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए तालिबान चाहता है कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो दुनिया में। यही एक रीज़न है, कभी वो हामिद करज़ई से बात कर रहे होते हैं, कभी वो अब्दुल्ला से बात कर रहे होते हैं, कभी क्या नाम है जो अशरफ गनी है उनके छोटे भाई को अपने साथ मिला रहे होते हैं, कभी महिलाओं को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं और एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये तालिबान पहले वाला तालिबान नहीं है। हालांकि अभी भी ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही हैं या बहुत सारे मैसेजेस ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिसके अंदर खुले तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि ये तालिबान पुराने वाले तालिबान की तरह ही बिहेव कर रहा है। कभी किसी औरत को सर में सड़क के ऊपर गोली मार दी गई, कभी 2 लड़कों को गोली मार दी गई, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया, लेकिन फिर भी तालिबान कोशिश कर रहा है। ऐसे में तालिबान जो कि पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, ऐसे में ये तालिबान जो कि पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान से खुले तौर पर, जिसे कहते हैं खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है, या पाकिस्तान ने ही तालिबान को खड़ा किया और पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाला पोसा और पाकिस्तान ने ही तालिबान को
अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट किया और आज के दिन जब अमेरिका यहाँ से भागा तो पाकिस्तान ने ही उसको आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि अशरफ गनी की अगर माने तो 15,000 लड़ाके, जिसमें पाकिस्तानी ज़्यादातर मैक्सिमम पाकिस्तानी लड़ाके हैं और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं, वो सारे के सारे काबुल तक लड़ने पहुँचे और काबुल पे कब्जा करने पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, तालिबान के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला जो हक्कानी नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद जैसों का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं कहेंगे तो कम से कम ये कहेंगे कि हमेशा उनको सपोर्ट करता रहा है मैन और मटेरियल के साथ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हक्कानी नेटवर्क का और तालिबान का इंडिया के ऊपर एक इम्प्रेशन बहुत ही नेगेटिव वाला है। और इंडिया के पास एक तुर्प का पत्ता क्या है, यहाँ असलियत में जब सिचुएशंस खराब होने लगती है ना दोस्तों, यहाँ समझिए जब सिचुएशंस खराब होने लगती हैं तो असलियत में फॉरेन पॉलिसी की धार यहाँ देखी जाती है कि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी क्या सबसे बड़ी कमजोरी है और क्या सबसे बड़ी ताकत है। फॉरेन पॉलिसी की धार यहीं देखेंगे आप कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि यहाँ तालिबान को जो सत्ता मिलने वाली थी, इस तालिबान के ऊपर भारत का कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं था। ये इस चीज़ को हर कोई मानता है। अफगानिस्तान की आम जनता के ऊपर भारत का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है, ये तो पक्का है। लेकिन तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, चाइना का जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, भारत का उसके कंपैरिजन में फ्रैक्शन अमाउंट में भी नहीं है। बहुत 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 कम इन्फ्लुएंस है। और यही एक कारण है कि भारत को यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान से डील करने के लिए अक्सर या तो बाहर छोड़ दिया गया या फिर वो प्राइमरी सीट नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। और भारत का जो विदेश मंत्रालय था वो इस चीज़ को शायद बहुत अच्छे तरीके से जानता था। शायद क्या, जहाँ तक मुझे पता है, हर पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को ये पता है, तो भारत का विदेश मंत्रालय तो कहीं ज़्यादा सेफ हाथों में है। तो यहाँ पर भारत ने एक बहुत अच्छी गेम खेल रखी थी कि जैसे ही 2019 के अंदर दोहा टॉक्स या दोहा डायलॉग्स शुरू हुए और ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये सारा मामला 2021 के आसपास तक निपटेगा, इंडिया ने अपने आप को ऐसी पोजीशन पर सेट कर लिया जहां पर तालिबान को किसी भी हालत में इंडिया के सामने झुकना पड़े, इंडिया के सामने आना पड़े। और वो असलियत में क्या है, वो असलियत में एक तो है तालिबान यूनाइटेड नेशंस 1988 सैंक्शंस कमेटी। अब ये जो सैंक्शंस कमेटी है, इंडिया इसका चेयरपर्सन है और ये सैंक्शंस कमेटी के ऊपर ये सैंक्शंस कमेटी का काम है दुनिया के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नेताओं को वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए, उसका हेड इंडिया है। इसी तरीके से इंडिया रिकॉग्निशन कमेटी जो है यूनाइटेड नेशंस की, तालिबान को जो रिकॉग्नाइज करेगी, उस कमेटी के अंदर भी प्रोमिनेंट रोल में है। और ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया वहां बैठा हुआ है जहां पर तालिबान को मान्यता मिलनी चाहिए, अगर इंडिया साथ नहीं देता तालिबान का और उस डिसीजन को अगर रोक नहीं सकता तो 2-2, 4-4, 5-5 महीने के लिए डिले करवा सकता है बोलकर, तो ऐसे में और कुछ नहीं होगा, तालिबान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी और तालिबान को मजबूरी में हर उस इंसान से बात करनी पड़ेगी जो तालिबान को रिकॉग्निशन देने में थोड़ा सा भी रोड़े अटका रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का होगा। और वो भी इसलिए क्योंकि आज के दिन अगर इंडिया को देखो तो इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और एंटी चाइना जो भी ग्रुप बन रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया है। और दुनिया के बाकी देश, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, चाहे वो जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, इवन रशिया है, इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते।
इंडिया की बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं अभी रिकॉग्निशन नहीं दे रहा, और इंडिया अगर वहां पर अपना दबाव बनाने में कामयाब हो जाता है तो तालिबान के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। यही एक सबसे बड़ा तुर्प का इक्का है जो इंडिया ने शुरू से फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बचा के रखा था, और यही तुर्प का जो इक्का है ये तालिबान के ऊपर दबाव बनाए हुए है। यही तुर्प का इक्का तालिबान के ऊपर दबाव बनाए हुए है कि कैसे ना कैसे करके तालिबान इंडिया को खुश रखे, कम से कम नाराज ना करे, और इंडिया उसको रिकॉग्निशन दिलवाने में मदद करे। लेकिन इंडिया की एक चिंता सबसे बड़ी ये है कि तालिबान एक बिहेव तो कर रहा है, लेकिन साथ में जो अल कायदा की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, और साथ में जो हक्कानी नेटवर्क है, उस हक्कानी नेटवर्क के जिस तरीके से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से संबंध हैं, और जिस तरीके से हाफिज सईद इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को मुबारकबाद भेज रहा है, इंडिया के लिए यहाँ टेंशन्स हैं। हालांकि इंडिया अभी इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया की सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है, और अक्सर फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऐसे क्रॉस रोड्स आते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखो क्या होता है, सिचुएशन किस तरफ जाती है, या ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इंडिया के लिए ये टेंशन हमेशा बनी रहेगी कि अगर ये एक ट्राइलेटरल पार्ट अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान का बन जाता है, और अगर इसके अंदर ईरान भी शामिल हो जाता है, तो इंडिया का लगभग पूरे का पूरा जो बॉर्डर है उसका मैक्सिमम इलाका जो है वो टेंशन्स में घिर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इंडिया टेंशन्स में आ जाएगा, इसलिए फॉरेन पॉलिसी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। रिजल्ट क्या आएगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि ये तो एक लॉन्ग टर्म गेम है, चलती रहेगी, कभी पलड़ा उस साइड, कभी पलड़ा इस साइड, हमेशा पलड़ा हमारी तरफ नहीं और हमेशा पलड़ा उनकी तरफ नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको नेपाल और मालदीव्स के अंदर देखने को मिलेगा। एक टाइम ऐसा था जो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री था, उसने पूरी की पूरी सिचुएशंस को अपने फेवर में कर रखा था, और एक टाइम ऐसा आया कि आज के दिन वहां कांग्रेस गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है, और उस कांग्रेस गवर्नमेंट को इंडिया के फेवर में माना जाता है। पलड़ा है, इधर उधर होता रहता है, उसका तो काम ही इधर उधर होना है, बाकी समय बताएगा कहां तक इस सिचुएशन को आगे ले जाया जाता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।